नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली है रोहित सहगल जी की। जन्म की तारीख आप सभी नोट कर लीजिए ताकि मिलकर हम इस जन्म कुंडली का अध्ययन कर सकें। जन्म की तारीख है 19 जुलाई 1984 और जन्म का समय है प्रातःकाल 6:20 संगरूर, पंजाब। मैं इनके जन्म काल के पंचांग के बारे में आपको बता देता हूं। गुरुवार के दिन इन्होंने जन्म लिया। श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में यह मनुष्य गण के हैं। मीन राशि है इनकी, ये जल तत्व की राशि है और देवगुरु बृहस्पति इस राशि के राशिश होते हैं। कर्क लग्न की कुंडली इनकी राशि इनकी जो बनती है वो है मीन। लग्नपति का जाकर के भाग्य भाव में और भाग्यपति का जाकर के षष्ठम भाव में स्वगृही होकर के बैठना। भाग्य भाव में चंद्रमा देखा जाए तो गजकेसरी योग में है तो ये केमद्रुम योग में भी चंद्रमा, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये चंद्रमा भाग्य भाव में बैठे हैं तो सबसे पहली बात, जल तत्वीय लग्न और जल तत्वीय राशि। मैं सदैव कहा करता हूं लग्नेश और राशिश मित्र हो तो कुंडली अपने आप में बेहद मजबूत हो जाती है और तत्वतः दोनों एक हो तो कुंडली की मजबूती और बढ़ जाती है। अब सीधे चलते हैं इनके लग्न पर। कर्क लग्न की कुंडली मैं सदैव कहा करता हूं, हाल फिलहाल मैंने कर्क लग्न के बारे में बताया, प्रायः महापुरुषों का जन्म इस लग्न में हुआ करता है। प्रेमी होते हैं ये, भावुक, भावना प्रधान, भावनाओं में बहने वाले। लग्न में ही सूर्य, शुक्र और बुध ये तीन ग्रह इनके बैठे हुए हैं। देखा जाए तो लग्न का मान 11 अंश, सूर्य इनकी कुंडली में 2 अंश 53 कला के साथ मृत अवस्था में, तो वहीं शुक्र 12 अंश 1 कला के साथ लग्न में ही बैठे हुए हैं। वर्तमान समय में इनको शुक्र की महादशा प्रारंभ हो चुकी है जो 20 साल चलने वाली है। हालांकि उसमें से लगभग 2 वर्ष के आसपास का समय निकल चुका है, अब 18 वर्ष का समय। अब देखा जाए तो लग्नपति का भाग्य भाव में, भाग्यपति का षष्ठम में और पंचम के स्वामी बनते हैं मंगल, जाकर के कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं 23 अंश 16 कला के साथ उच्च के शनि के साथ। शनिदेव ने शश महापुरुष योग का इस जन्म कुंडली में निर्माण किया है। शनिदेव की दृष्टि लग्न पर पड़ना और मंगल भी यहीं पर साथ साथ। ज्योतिष शास्त्र कहता है शनि मंगल की युति हो या शनि मंगल का दृष्टि संबंध तो ऐसे जातक इंजीनियर होते हैं। जन्मजात, जरूरी नहीं है कि उन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा ली हो, लेकिन वो जन्मजात इंजीनियर ही होते हैं, टेक्निकल माइंडेड होते हैं। निसंदेह ये बहुत बढ़िया है। अब किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में सबसे पहले यह देखा जाता है कि कौन सा ग्रह विशेष प्रभाव दे रहा है। तो अगर इनकी जन्म कुंडली को आप देखें तो कर्क लग्न की कुंडली और लग्न में ही बुध शुक्र की युति का होना, सूर्य भी बैठे हैं लेकिन मृत अवस्था में। लग्नपति भाग्य भाव में बैठे हैं, लग्नपति भाग्य भाव में बैठे हैं और लग्न में ही शुक्र बुध की युति, विशेषकर बुध का संबंध लग्न से हो और ये बुध व्ययेश और साथ ही साथ पराक्रमेश होकर के जाकर के तो लाभेश शुक्र लग्न में जाकर के बैठे हैं। क्या कहना चाहता है ये, व्यक्तित्व में आपके कौन बैठा है। जो ग्रह आपके व्यक्तित्व में बैठेगा वो आपके व्यक्तित्व में अपना प्रभाव डाल देगा और आपका स्वभाव उस ग्रह के अनुसार बनेगा। तो सूर्य जब आपके व्यक्तित्व से संबंध बनाते हैं तो आपके अंदर थोड़ी उग्रता आ जाती है। कर्क लग्न के जातकों का स्वभाव उग्र होना नहीं है, लेकिन सूर्य का जब संबंध आपके व्यक्तित्व से बनेगा तो उसमें थोड़ी उग्रता आएगी। शुक्र का संबंध यहां पर भोग और ऐश्वर्य की ओर जाना है और वही लाभेश होकर के आपकी कुंडली में सुखेश होकर के लग्न में यानी आपके व्यक्तित्व से जुड़े हुए हैं। तो सीधी सी बात है, जातक की चाहत बहुत ज्यादा सुख की प्राप्ति करना, अचल संपत्ति, क्योंकि सुखेश भी हैं और लाभेश तो है ही, जातक की चाहत में ये जाकर के जुड़ जाएगा, व्यक्तित्व में ये जुड़ जाएगा। स्व उपार्जित धन अर्जित करना, धन लाभ के अनेकानेक रास्ते बने रहे, जातक सदैव इसके लिए प्रयत्नशील रहे। और वहीं व्ययेश और पराक्रमेश का जाकर के संबंध कुंडली के, विशेषकर पराक्रमेश बुध का संबंध जाकर के कुंडली के लग्न से बना है। यहां पर अगर देखा जाए तो बुध कारक नहीं है, शुक्र भी कारक नहीं है, लेकिन अगर गौर करें तो बुध का लग्न में बैठना दिग्बली हो जाना और शुक्र का लग्न में अति विशिष्ट कारक होना, यह अच्छी स्थिति है। सूर्य के पास भी यहां पर कारकत्व तो मिल जाता है। ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से इस बात को हमेशा याद रखिए कि कई बार ग्रह कारक नहीं है
ग्रह उस लग्न में कारक नहीं है, परंतु वो जिस भाव में बैठा है वहां पर उसे कारकत्व मिल रहा है, तो याद रखिएगा वो बहुत नुकसान करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। अब इनकी कुंडली में राहु को देखिए, राहु तो खैर कोई भी पाप ग्रह या कोई भी ग्रह लाभ भाव में अच्छा ही फल देते हैं। राहु इस समय गोचर में जिस स्थिति में है, यहां पर इनकी कुंडली में आपको राहु उसी स्थिति में दिखाई पड़ेंगे। अब गुरु पर सीधे सीधे आ जाते हैं। ये गुरु वक्री अवस्था में है। अगर आपने मेरे कार्यक्रम को, उस कार्यक्रम को जहां मैंने वक्री ग्रह के बारे में बताया था, अगर आपने सुना हो, तो मैंने कहा था कि अगर गुरु या वो ग्रह जो कि अपने उस लग्न से संबंधित हो तो उसका वक्रत्व तो बहुत श्रेष्ठ फल प्रदायक बनेगा। तो गुरु इनकी कुंडली के षष्ठम में जाकर के वक्री होकर के बैठे हैं। जातक जीवन काल में जितना ज्यादा रिस्क ले उतनी सफलता। कर्क लग्न के लोग कहीं ना कहीं थोड़े आलसी होते हैं। मीन राशि होने के कारण कालपुरुष की कुंडली में आखिरी राशि है ये, तो कहीं ना कहीं मन का भटकाव भी ऐसे जातकों में होता है। अब चलते हैं इनके प्रश्नों की ओर। इनके प्रश्न बताएंगे ये क्या जानना चाहते हैं। आने वाले 18 सालों में शुक्र महादशा कैसा फल देने वाली है, ये जानना चाहते हैं। शुक्र का फायदा सुना था, वो कुछ खास नहीं मिला। अभी तक आपको शुक्र में शुक्र का अंतर चल रहा है, जरा इंतजार करिए। शुक्र में बाकी का जब अंतर प्रारंभ होगा 2022 के जनवरी से, तो वहां से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। हां, एक माइनस पॉइंट ये जरूर है कि आने वाले समय में आपको 7.5 भी 2023 के जनवरी से है, तो वहां पर भी आप थोड़ी सी परेशानी देखेंगे, क्योंकि 7.5 आपको परेशानी देने वाली है 100%। लेकिन थोड़ी सुरक्षा भी रहेगी। शुक्र की महादशा है, शुक्र लग्न में अति विशिष्ट कारक होकर के बैठे हैं, लाभेश आपकी कुंडली में लाभेश बन करके बैठे हैं, तो लाभ के रास्ते तो वो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो चिंता की आवश्यकता नहीं। शुक्र की महादशा आने वाले दिनों में आपको देगी सुख, भोग, ऐश्वर्य। याद रखिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, यह लग्न महापुरुषों का लग्न है। यह वो लग्न है जो परमात्मा के करीब है। यह वो लग्न है जो भोग के लिए तो बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता। यह वो लग्न है जो समाज में इस जातक का आना भावुकता प्रदान करने के लिए, इस जातक का जन्म प्रकृति ने कराया ही इसलिए है कि यह प्रेम बनाए रखे, प्रेम कहीं मर न जाए, प्रेम बना रहे। इस पर जरूर आपको विचार करना है, लेकिन भोग की तरफ मत भागिएगा, नहीं तो शुक्र भोग तो देंगे, रोग भी देंगे। क्योंकि 7.5 ऐसे नहीं आएगी। ये 7.5 साल अपना प्रभाव देने वाली है, और जहां आपसे चूक हुई, इस चूक का फल भोगेंगे और बाकायदा भोगेंगे। तो आपको बेहद सतर्क और सावधान रहना होगा, क्योंकि अब बारी आती है चंद्रमा और केमद्रुम योग को समझने की। केमद्रुम योग, हर बार हम ये कहते हैं केमद्रुम योग है जन्म कुंडली में, तो जातक सब गंवा देगा। हां, गंवा देगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन केमद्रुम योग को अगर मैं विस्तारित ढंग से जैसा कि बताने की सोचा था, जो कि नहीं बता पाया समय अभाव के कारण, यहां बताना चाहता हूं। यहां पर केमद्रुम योग है, व्यक्तित्व के स्वामी है चंद्रमा, निसंदेह भाग्य भाव में बैठे हैं। जातक को इन्होंने भाग्य प्रदान किया, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। गजकेसरी योग है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि उन्होंने भाग्य प्रदान किया जातक को। लेकिन ये चंद्रमा केमद्रुम से ग्रसित है, और इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि ये व्यक्तित्व को छीनेंगे। अपने व्यक्तित्व से च्युत मत होइएगा। आपका व्यक्तित्व ही आपकी जीत है। जिस दिन व्यक्तित्व से अलग हटे, जिस दिन अपने व्यक्तित्व से पृथक हुए, आपका मौलिक समाप्त हो जाएगा। और जिस दिन आपका मौलिक गुण समाप्त हुआ, आपका सफल होना, आपका विकसित होना, आपका समाज में ऊपर सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ना, यह भी समाप्त हो जाएगा। और यही है वो चंद्रमा का काम, यही है केमद्रुम का प्रभाव। भाग्य में रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपका भाग्य छीनने वाला है, भाग्य तो रहेगा, लेकिन छीन लेगा आपका व्यक्तित्व। और क्या है वो आपका व्यक्तित्व? प्रेम। जैसा मैंने कहा, समाज में प्रेम लाना, यही तो है कर्क का काम। आप स्वयं भावुक हैं, जो प्रेमी होगा वही प्रेम बांट सकता है, जो प्रेमी ना हो वो प्रेम क्या बांटेगा? तो आपके पास जो है उस पर नजर डालिए। मैं बिजनेस को मल्टीनेशनल लेवल में ले जाना चाहता हूं, ब्रांचेस खोलना चाहता हूं। ये सीलिंग वॉल्स और फ्लोर टाइल्स का व्यापार करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। वैसे तो कर्क लग्न के लोगों को मैं प्रायः नौकरी करने के लिए कहा करता हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भावुक और आलसी होते हैं। लेकिन आपकी कुंडली में बात थोड़ी अलग है। आपकी कुंडली में पराक्रमपति का लग्न से संबंध बन गया है, लग्न में सूर्य बैठे हुए हैं, और लाभपति का लग्न से संबंध होना चाहते नित्य निरंतर बनती रहेंगी। फलस्वरूप आप निसंदेह अपने व्यापार को ऊंचा ऊंचा और बेहद ऊंचा लेके जा सकते हैं। लेकिन इसी शुक्र की महादशा में आप आगे बढ़िए, इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि शुक्र में आप आगे बढ़ेंगे। सूर्य, चंद्रमा और मंगल आने वाले समय में, विशेषकर चंद्रमा और विशेषकर मंगल
और ज्यादा आपको अच्छा देने वाले हैं। लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि बाकी के अगर चार्टों के आधार पर देखें, नौमांश चार्ट भी मेरे सामने खुला है, दशमांश की स्थिति को मैं देख रहा हूं, तो इन आधार पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में ग्रोथ तो बहुत है। परंतु अगला जो प्रश्न है, उस प्रश्न का जवाब आपके लिए विशेष और बाकी लोग भी जरूर सुने। इन्होंने कहा, प्रॉपर्टी बिजनेस को भी आगे बढ़ाना चाहता हूं, कुछ प्रॉपर्टी अकेले और कुछ पार्टनरशिप में। अब तक 5 मकान ले चुका हूं, पर लक्ष्य 100 का है। बहुत बढ़िया। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप विकास कर रहे हैं, आप अगर सीढ़ी दर सीढ़ी बुलंदी छू रहे हैं, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। यह तो बहुत बढ़िया है। आप कर्क लग्न के हैं, बधाई के पात्र हैं। शनि की दृष्टि पड़ रही है शुक्र पर। याद रखिएगा, इस भागम भाग में मूल तो खो ही देंगे, कहीं सुख, परिवार, घर सब मत खो दीजिएगा। न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते, गृहिणी को घर कहते हैं। हालांकि आपने आगे एक प्रश्न लिखा है, यह प्रश्न आपने लिखा है कि शनि मंगल साथ हैं, शुक्र सूर्य भी साथ हैं, फिर भी वैवाहिक जीवन शुरू से बहुत अच्छा है, 34 गुण कुंडली मिला है हमारा। और इन्होंने कहा, लिखा है आगे कि पंडित जी लोग कहते हैं कि आगे वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रहेगा। मैं ऐसा नहीं मानता। मैंने सदैव अपने कार्यक्रमों में कहा है, औसत दर्जे का वैवाहिक सुख प्राप्त होता है कर्क लग्न वालों को, जिसमें टूटता नहीं, चल जाता है। और आपने कहा 34 गुण कुंडली का मिलापक है, जाहिर सी बात है ये गुण कम से कम इस बात की सूचना तो दे ही रहे हैं कि कुंडली अच्छी मिली हुई है। परंतु आपके शुक्र पर शनि की दृष्टि है, और ऐसे शुक्र तो खराब होने से रहे। तो इतना टेंशन, इतना डिप्रेशन, इतना प्रेशर, कहीं ऐसा ना हो कि घर भी हो, कहने को तो सुख भी हो, परंतु आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि कोई सुख नहीं है। ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दीजिएगा। सुख बेहद जरूरी है, 100 नहीं 400 मकान करिए, परंतु इस सुख के चक्कर में मूल मत गंवा दीजिएगा। आपने आगे कहा है कि गोचर के हिसाब से 2022-23 में 7.5 लगेगी, क्या प्रभाव होगा? शुक्र महादशा में कुछ रहम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन 7.5 अपने चरम पर होगी, आपको छोड़ने वाली नहीं है। आप कर्क लग्न के हैं और यहां चंद्रमा, हालांकि मैं बता दूं कि शनि और मंगल का, अगर शनि और चंद्रमा का हम संबंध देखें तो आपकी कुंडली में 6वें 8वें का है। यह सेहत पर ही असर डालेगा आपको, विशेष रूप से मानसिक रूप से अशांत करेगा, आपको ऋण में ले जाएगा और साथ ही साथ शत्रुता भी पैदा कराएगा। तो शत्रुता से मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति षष्ठम भाव में आपके बैठे हुए हैं। शत्रु आपका बाल विवाह का नहीं कर सकता, परंतु सेहत तो जा ही सकती है। सेहत से तो आप हाथ धो ही सकते हैं। तो जरा सावधान रहिएगा। आने वाला समय 7.5 जब मानसिक अशांति अपने चरम पर ले जाए और शनि की दृष्टि शुक्र पर है, शुक्र इस कुंडली में कारक अगर नहीं है तो शुगर की शिकायत ले आएंगे। गुरुदेव कुंडली के षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं और षष्ठम भाव में बैठकर हैं स्वगृही, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पेट का कारण ये बनाएंगे। पेट भाव में केतु का होना और पेट के स्वामी जाकर के बैठे हैं कुंडली के चतुर्थ भाव में, पेट कारण बनेगा। चलित चक्र में बहुत सारे ग्रह इधर उधर हो रहे हैं, बहुत सारे में, जैसे मंगल ही को ले लीजिए, वो पेट का ही अपना प्रभाव दे रहे हैं, फिर भी पेट से संबंधित परेशानियां, और हर रोग की जड़ में पेट ही तो है। तो मैं आगाह करना चाहता हूं कि आने वाला समय 7.5 का है, सतर्क और सावधान रहिए। एक और बात, यह मूल मंत्र के रूप में याद रखिएगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि भाग्य आपका सदैव आपके साथ है। पैसा जीवन काल में सदैव आता रहेगा। शश महापुरुष योग है, सो धीरे धीरे करके जीवन काल में उत्थान 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 और निरंतर उत्थान करते चले जाएंगे। आपने जो काम भी कर रखा है वो काम भी लगभग लगभग ठीक है। और कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का भी व्यापार आप जो कर रहे हैं, आगे कंस्ट्रक्शन भी करना चाहते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया है। प्रॉपर्टी का व्यापार तो खैर है ही बढ़िया। तो काम आपके बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं और हर काम से इसलिए आप पैसा अच्छा पा रहे हैं क्योंकि आपकी कुंडली इन्हीं कामों को सपोर्ट भी कर रही है। परंतु हमेशा हमें याद रखना होता है, वो आप हो, मैं हूं या कोई भी हो, अगर हम ये भूल करते हैं तो सदैव ये हमारी बड़ी भूल होती है, किसी और की नहीं, कि प्रकृति में सदैव कोई ऊपर नहीं रह सकता, उसे नीचे आना होगा। सवाल उठता है कि जब आप उत्थान के दौर में हैं, मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं ज्योतिषी हूं और ज्योतिषी का काम है भविष्य देखना। भविष्य कह रहा है कि 7.5 और केमद्रुम आपके व्यक्तित्व को मिलकर छीनने वाले हैं और आपका व्यक्तित्व ही अब तक आपको जीत दिलाता आया है। व्यक्तित्व ही छिन गया, कुछ बचेगा नहीं। व्यक्तित्व को बचाइए, अपना मूल मत गंवाइए। मूल
आपका व्यक्तित्व है और इसी के वजह से अब तक आप जीतते आए हैं, इसी की वजह से लोगों ने आप पर भरोसा किया और इसी की वजह से आप आगे भी बढ़ेंगे। इस भरोसे को बनाए रखिएगा। मानसिक अशांति चाहे जितना बढ़े, कंट्रोल बनाए रखिएगा। आगे आपने पूछा है मुझसे, आने वाली महादशा कैसी रहेगी, आप जानना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा कि अभी तो आपकी कुंडली में सूर्य आएंगे, शुक्र के बाद भी तो बहुत लंबा समय है, 18 साल शुक्र के बाद सूर्य, चंद्रमा और मंगल। हर महादशा, हर आने वाली महादशा जो बीत रही महादशा है उसी के बेस पर तैयार होती है। तो आने वाली महादशा को अगर मैं कहूं तो बढ़िया रहने वाला है। शुक्र में आप बहुत बेहतर करेंगे, सेहत छोड़ करके। सेहत को बचाइए, बाकी शुक्र में सब कुछ हासिल करेंगे। बड़ा से बड़ा जो भी सुख चाहिए वो आपको मिलने वाला है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। अब देखा जाए तो आपकी कुंडली में सुखपति लग्न में ही जाकर के बैठे हैं, तो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं कि आप जितना चाहें वो सुख हासिल कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। मैं पुनः दोहरा दूं, केमद्रुम की शांति करवा लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये आपको आपके जीवन काल में छीनेगा। धन नहीं, व्यक्तित्व, और आपसे ही तो धन हो रहा है, इसी को बचाना है। दूसरा, इष्ट देव के रूप में हनुमान जी को चुनिए। लग्न से बता रहा था मैं, इष्ट, राशि से नहीं, यानी इससे नहीं, मैं इससे बता रहा था, यानी लग्न से। तो जो लोग अभी भी नहीं समझ पाए हैं, याद रखिए, लग्न से मैंने इष्ट का जिक्र किया था। हनुमान जी की आराधना करिए, आपके इष्ट देवता हैं, उन्हें अपने जीवन काल से जोड़ लीजिए। वो आपके जीवन काल से जुड़ जाएंगे, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और कर्क लग्न के लोगों को उनके पूरे लाइफ में सबसे ज्यादा सूट करने वाला रत्न उनका मूंगा होता है। आजीवन आप मूंगा पहन करके रहिए, मूंगा आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सो मूंगा आप आजीवन पहन करके रहिए। विशाखा नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में बैठे मंगल फल दे रहे हैं अपने ही घर का, सो आजीवन मूंगा, अच्छी क्वालिटी का, लगभग 9.25 रत्ती के आसपास का मूंगा आप ऊपर भी और ले सकते हैं, लेकिन इतना कम से कम अनामिका उंगली में सोने की अंगूठी में बनाकर के आपको धारण करना है। सूर्य की आराधना करिए। सूर्य जो कि धनेश होकर के लग्न में बैठे हैं, और ज्यादा धन संचय आप कर सकेंगे, क्योंकि व्ययपति का जब संबंध लग्न से बैठ बना है तो व्ययाधिक्य होता रहेगा जीवन काल में। इससे बचने के लिए धन को बलवान करिए, और धन को बलवान करने के लिए अपने सूर्य को बलवान करिए। सूर्य को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, सूर्योदय के बाद तक मत सोइए, इससे आपके सूर्य बली होंगे। तो ये काम आपको कर लेना है, मूंगा आपको धारण कर लेना है, हनुमान जी की आराधना करनी है। मैं पुनः दोहराता हूं, रिस्क जितना लेंगे, निसंदेह उत्थान का स्तर आपका और ऊंचा, सीढ़ी दर सीढ़ी होता चला जाएगा। लेकिन बस रिस्क उतना ही लीजिएगा जिससे आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सोच सकें। दांपत्य जीवन के बारे में पुनः दोहरा दूं, नौमांस चक्र की स्थिति को देख करके भी पंडित जी लोगों ने गलत नहीं कहा है। दांपत्य भाव में परेशानी है, नौमांस में भी मंगल सप्तम में बैठे हैं शनि से दृष्ट होकर के। जैसा कि मैंने कहा, विवाह टूटती नहीं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अब ये तो आप समझ सकेंगे कि वैवाहिक जीवन में कैसी परेशानी आ रही है। तो चिंता, टेंशन और परेशानी उतनी ही लें जितना से आप सुरक्षित रहें, घर तो फिर भी बहुत सारे हो जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये थी रोहित जी की जन्म कुंडली। इस जन्म कुंडली को देखकर आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं, एक युवा आगे बढ़ रहा है, निरंतर आगे बढ़ रहा है और बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा है। एक युवा आगे बढ़े, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। कुछ अच्छा कहना चाहते हैं तो कमेंट में आपका स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।